अरे पायल, नीचे क्या कर रही हो? अरे पेड़ के ऊपर आओ ना, देखो ऊपर से कितनी सुंदर सुंदर वादियाँ दिख रही हैं। कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे सुंदर नजारे बार बार देखने को नहीं मिलते। अरे नव्या, नीचे आ जा, ऊपर मत खड़ी हो, गिर गई ना तो चोट लग जाएगी। नीचे आ जाओ। नहीं नहीं, ऊपर के नजारे कुछ अलग है, मैं नहीं जाने वाली हूँ। अरे नव्या, तुम हम लोगों की बातें क्यों नहीं सुनती? अरे हम दोनों सहेलियाँ यहाँ तालाब किनारे बैठकर मस्ती करने और बातें करने आई हैं, और तुम यहाँ हो कि बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ी हो। नीचे आ जाओ। तुम्हारी बातों में मैं नहीं आने वाली हूँ, तुम तो उसकी चोटी बनाओ। तीनों सहेलियां हंस खेलकर तालाब के किनारे बैठी हुई थीं। वहीं दूसरी तरफ तालाब के पास अचानक एक गांव वाला भागता हुआ आया। अरे तुम तीनों क्या कर रही हो, वो भी तालाब के किनारे? जरा देखो तो सही, शाम का सूरज डूबने वाला है नहीं तो तुमको नहीं पता है क्या कि शाम के सूरज डूबते ही कोई भी उस तालाब के किनारे नहीं जाता, और न ही उस पेड़ पर। अब ऐसे देख क्या रही हो? चलो तीनों जल्दी से वापस आ जाओ। अरे चलो जल्दी करो, वापस आओ। क्या हो गया काका, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे हम लोग तो यहाँ घूमने आए हैं। अरे बिटिया, अब मैं क्या समझाऊं, जल्दी से वापस आ जाओ। शाम का सूरज डूबते ही कोई भी तालाब के किनारे नहीं रुक सकता है, जल्दी से वापस आ जाओ। अरे सुनती भी नहीं हो तुम लोग। चलो मैं तो जा रहा हूँ, तुम लोग भी चले जाना। लखन पागलों की तरह वहाँ से भाग गया। अरे ये लखन काका को क्या हो गया? ये तो इतने डर गए जैसे कि भूत प्रेत यहाँ हो। देखो नव्या, अगर काका ने कहा है तो जरूर कुछ होगा। चलो हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए, ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुकना चाहिए। हाँ पायल, ठीक कह रही हो तुम, चलो चलते हैं। ठीक है, अगर तुम लोग कहती हो तो चलो, मैं भी चलती हूँ। फिर नव्या भी धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतर आई और तीनों सहेलियां वहाँ से जाने लगी। पायल और ज्योति आगे बढ़ गईं। वहीं नव्या जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी, अचानक उसे पीछे पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। अरे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा है। नव्या जैसे ही पीछे पलटी तो पीछे कोई नहीं था। अरे ये क्या, पीछे कोई नहीं है? ये क्या हो रहा है? क्या हो गया? क्या देख रही हो? देखो हम लोग इतनी आगे आ गए हैं, तुम अभी तक वहीं खड़ी हो, जल्दी आओ ना। अरे पायल, ये तुम क्या बोल रही हो? लगता है कोई भूत उसके पीछे पड़ गया है। देखो वह भूत को देख रही है। अरे तुम भी ना, तुम सब क्या बातें करती हो? चलो चलते हैं, भूत प्रेत ऐसा कुछ नहीं होता, चलो चलते हैं। तीनों सहेलियां हंसते खेलते वापस अपने घर आ गईं। वहीं नव्या भी अपने घर आकर सो गई। और जैसे ही आधी रात हुई, अचानक नव्या को घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। तभी नव्या डरकर उठकर बैठ गई। कोई तो है जो मेरे पीछे खड़ा था। कोई मेरा पीछा कर रहा है। कौन है? कौन है? पर आसपास कोई नहीं दिखता। कैसी अजीब घबराहट हो रही है, मुझे सो जाना चाहिए। फिर नव्या जैसे तैसे सोने की कोशिश करने लगी कि अचानक ही एक सफेद साया उसके शरीर के अंदर समा गया। ये क्या? कोई तो है जो मेरे शरीर में समाया है। सामने आओ, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसे डराओ मत। डरो मत, मैं आरुषि हूँ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मुझे मरने के बाद भी सुकून नहीं मिला। मैं कुछ लोगों को सुकून देना चाहती हूँ, बस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, बस मैं इंसाफ चाहती हूँ। देखो मुझे पहले डर लग रहा था, लेकिन तुम्हारी ये बातें सुनकर मुझे तुम पर दया आ रही है। तुम सामने आओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तुम्हारी जरूर मदद करूंगी मैं, अगर मेरे बस में हो सके तो। बस मुझे मारना मत। तभी अचानक तेज रोशनी फैली और सफेद कपड़ों में आरुषि सामने प्रकट हुई। मैं कई महीने से उस पेड़ का इंतजार कर रही थी, कोई तो आए जो मेरी तकलीफ समझ सके। अरे तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम मर गई और इस तरह पेड़ पर रह रही हो? मुझे पूरी बात बताओ, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये 7 महीने पहले की बात है। आरुषि की शादी का 1 महीना बीत गया था।
आरुषि डरी डरी सी रहती थी और एक दिन उदास होकर रसोई में बैठी थी। तभी कल्याणी उसकी सास आई। क्या हुआ बहू, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों गिर रहे हैं? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही मेरा मन घबरा रहा था। अरे बहू, मैं समझ रही हूँ, ये नया घर है, नया परिवार है, थोड़ा तुम्हें समझने में वक्त लगेगा, पर इस तरह रोना ठीक नहीं है। हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ, फिर तुमको चिंता किस बात की है? माँ जी, मुझे डर लगता है कि दीदी पता नहीं कब किस बात पर बुरा मान जाए। मैं हर वक्त कोशिश करती हूँ कि दीदी, जेठ जी और रंजन जी तीनों को खुश कर पाऊँ, पर मुझसे कुछ न कुछ गलती हो जाती है। चिंता मत करो बहू, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा वक्त दो और देखना, वह लोग भी तुम्हें समझने लगेंगे और हर बात पर इतना रोने की जरूरत नहीं है। कल्याणी वहाँ से चली जाती है। आरुषि फिर अपने आप को संभालकर घर में मगन हो जाती है। तभी जेठानी आती है। अरे आरुषि, मैंने कहा था ना, घर के द्वार पर कोई भी कुछ मांगने आए तो देना मत। वो जो पड़ोस की काकी है, उसके 3 बेटियां हैं और सुना है कि तुमने उसको ढेर सारा अनाज दिया। तुम क्या घर को बर्बाद करने आई हो? आइंदा मैंने देखा ना कि तुमने मेरी इजाजत के बिना किसी को कुछ दिया तो अच्छा नहीं होगा। आरुषि परेशान हो गई। गरीबों की मदद करने पर भी उसे इतना कुछ सुनने को मिला और ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अलका परेशान होकर घर में बैठी हुई थी। नहीं, बस बहुत हो गया। मुझे किसी भी तरह इस गरीब घर की लड़की को इस घर से बाहर निकालना ही होगा। मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे, अगर मैंने अपनी पसंद की लड़की से देवर जी की शादी कराई होती तो घर में मेरा राज चलता। उस लड़की से देवर जी की शादी कराती जिसको अपनी मुट्ठी में रख सकती। कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई। इसकी जिंदगी इतनी खराब करूंगी कि ये घर छोड़कर भाग जाएगी। फिर अलका परेशान होकर कमरे के बाहर आती है। इतने में रंजन वहाँ आता है। देवर जी, आप बहुत थके थके लग रहे हैं। क्या हमारी देवरानी आपका अच्छे से ध्यान नहीं रखती? अब भाभी, वो तो ख्याल अच्छे से रखती है, लेकिन वो अब क्या बताऊं भाभी, न जाने क्यों वो डरी सहमी सी रहती है। आप तो पूरे दिन उसके साथ में रहती हैं, आपको तो पता होगा ना वो इतनी चुप चुप क्यों रहती है, एकदम सहमी सी। क्या बात है भाभी, कुछ बताया उसने? कहना तो नहीं चाहती, पर वो देवरानी सुंदर बहुत है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। और आप उसको कुछ ज्यादा पसंद नहीं आए। बेचारी ये बात रोज कहते हुए रो देती है। उसकी आंखों में नमी रहती है हर समय। क्या बात कर रही हैं? वो ऐसा कहती है? हाँ, लेकिन आप उसे कुछ मत कहना। वो बच्ची है, इसलिए कुछ भी कह देती है। धीरे धीरे पसंद करने लगेगी। वैसे बच्ची नेक है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, अरे उसकी हिम्मत कैसे हुई भाभी मुझे नापसंद करने की? एक तो इतने छोटे घर की लड़की है, हमारे घर के बहू बनना उसके लिए क्या कोई छोटी मोटी बात है क्या? फिर भी उसके नखरे देखो, 7वें आसमान पे है। आप उसे अभी कुछ मत बोलो, मुझे कुछ दिनों का वक्त और दो, मैं उसको सब समझा दूंगी। गुस्से से घर टूट जाते हैं और एक लड़की के लिए घर टूटना मरने से भी बड़ा होता है। फिर अलका उदास होकर वहाँ से जाने लगी। हाँ, बताओ भला, भाभी कितनी अच्छी हैं, घर परिवार के बारे में कितना सोचती हैं, और वहीं मेरी पत्नी गरीब घर की है, मुझे पसंद ही नहीं करती है। हाँ। रंजन परेशान होकर कमरे में जाता है। ऐसे ही दिन प्रतिदिन बीतते हैं। अलका रंजन के कान भरती रहती है, जिससे आरुषि को दिन प्रतिदिन परेशानी झेलनी पड़ती है। एक दिन रंजन जैसे ही घर आता है, तभी अलका गुस्से में रंजन के पास आकर खड़ी हो जाती है। अरे अरे अरे, क्या बात है भाभी, आप बहुत गुस्से में दिख रही हैं, क्या हो गया? देखो रंजन, अब बस बहुत हो गया। मैं अब आरुषि को और नहीं समझा सकती। अरे मैं उसे जितना समझाती हूँ वो उल्टा जवाब देने लगी है। और ऊपर से पता है, आज हमारे मोहल्ले की एक औरत से बात कर रही थी जो हमारे घर की हर चीज में बुराई ढूंढती रहती है। मैंने आरुषि को उससे बात करने के लिए मना किया तो पता है उसने क्या कहा कि मैं भी इस घर की बहू हूँ और आप भी इस घर की बहू हो, इसलिए आप मेरे फैसले में टांग अड़ा रही हो। अलका गुस्से में चली गई। क्यों?
उसकी इतनी हिम्मत, उसने भाभी से इस तरह से बात की। अब तो उसको इसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। अब देख, मैं बताता हूँ क्या हूँ मैं। रंजन गुस्से में आग बबूला होकर घर के अंदर आया। आपको प्यास लगी होगी जी, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। प्यास? अरे मुझे नहीं लगी प्यास व्यास। और ये बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाभी से ऊंची आवाज में बात करने की? हैं? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैंने भाभी से कोई ऊंची आवाज में बात नहीं की। झूठ बोल रही हो तुम। रुक जा, अभी बताता हूँ। बहुत चर्बी चढ़ गई ना तुझको, तेरी तो। रंजन बुरी तरह से आरुषि को धक्का देता है। रंजन के ऐसे बर्ताव से आरुषि बहुत दुखी हुई। ये क्या कर रहे हैं जी? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। भाभी जो कहती है मैं वही करती हूँ। हाँ, तो वही करना ही है। तुम्हें अपने मन से काम चलाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैंने तुम्हें यहाँ सिर्फ माँ के कहने पर घर की बहू बनाया है। बात करती हो, इसलिए मेरी भाभी के खिलाफ आवाज बिल्कुल मत उठाना। और आइंदा फिर कभी भाभी तुम्हारी शिकायत लेकर मेरे पास आई ना, तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। रंजन गुस्से में चला गया। बस बहुत हो गया, मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी भाभी मुझे इस तरह क्यों पिटवाती है? बस बस बहुत हो गया, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। आज तो भाभी से मैं सवाल पूछकर ही रहूंगी कि आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। आरुषि परेशान होकर अलका के कमरे में गई। भाभी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो? मेरा घर बर्बाद करने में आप लगी हो। मैं तो कभी आपके पति के कान में कुछ नहीं कहती, फिर आप ऐसा क्यों करती हो? मेरे पति को क्यों हर वक्त मेरे खिलाफ ही भड़काने की कोशिश करती हो? देखो आरुषि, मैं तुम्हारे पति को नहीं भड़काती, इसलिए अपनी जुबान संभाल कर बात करो और चली जाओ मेरे कमरे से। ये आपकी ही वजह से हो रहा है। आप मेरे घर में हो, मैं आज ही जाकर मुखिया जी से शिकायत करूंगी कि आप मेरे पति के खिलाफ क्या क्या बोलती हो। मैं अब और चुप नहीं बैठ सकती। एक मामूली 2 कौड़ी की गरीब घर की लड़की मुझे चुनौती दे रही है। अरे मैं तो बड़े घर की बेटी हूँ और तुम मुझे धमका रही हो। रुक जा, अभी तुम्हारी अक्ल ठिकाने लगाती हूँ। अलका आगे बढ़ती है और आरुषि को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। तभी आरुषि उसका हाथ पकड़ लेती है। बस बहुत हो गया भाभी, मुझे थप्पड़ सिर्फ मेरे पति मार सकते हैं, आपको मुझे मारने का कोई अधिकार नहीं। तभी सामने से रंजन आ रहा होता है और अलका की नजर पड़ जाती है। चलो अब देखो तुम्हें मैं क्या सजा दिलाती हूँ। अलका जल्दी से आरुषि का हाथ पकड़कर अपने गाल की तरफ खींच लेती है। ये तुमने क्या किया? तुमसे गलती हो गई थी, उसी की वजह से मैंने तुम्हें समझाया, पर तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? ये क्या कह रही हो भाभी? मैंने आपको थप्पड़ कहाँ मारा? पीछे से रंजन भागता हुआ आया। अरे 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 अरे, क्या हो गया भाभी? क्या हो गया? आप रो क्यों रही हैं? क्या बात है? मैं तो बस इसे समझा रही थी कि घर के बाहर ऐसे बहू का खड़ा होना ठीक नहीं। अपने पति की बातें, उसकी बुराई दूसरों से करना ठीक नहीं। और बस इतनी सी बात के लिए इसने मुझे थप्पड़ मार दिया। तुमने अपनी आँखों से देखा है ना? हाँ, मैंने अपनी आँखों से देखा। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी भाभी को थप्पड़ मारा? भाभी जो कि हर समय तुम्हारे और मेरे बारे में सोचती रहती हैं ताकि हमारा घर अच्छे से चले, और आज तुमने भाभी को ही थप्पड़ मार दिया? नहीं, भाभी झूठ बोल रही है। मैंने भाभी को थप्पड़ नहीं मारा। देखो, मैंने कभी झूठ नहीं बोला रंजन। मेरी भाभी कभी झूठ नहीं बोलती, तुम झूठ बोलती हो। तुम एक तो गलती करती हो, ऊपर से झूठ बोलती हो। अब देखो तुम्हें क्या सजा मिलेगी भाभी पर हाथ उठाने की। मैंने कहा था ना, उस दिन वो ट्रेलर था, आज तुझे मैं असली पिक्चर दिखाता हूँ। चल अंदर, चल अंदर। फिर रंजन बुरी तरह से आरुषि को खींचते हुए कमरे में ले गया। आज के बाद तू इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगी जब तक तुम भाभी से ढंग से बात करना सीख नहीं जाती। तुम्हें अब से 3 दिनों तक खाना पानी कुछ नहीं मिलेगा। तब तुम्हें समझ में आएगा कि मेरी भाभी के खिलाफ बोलने की क्या कीमत होती है। हाथ उठाती है भाभी पर। नहीं जी, मेरी बात पर यकीन कीजिए,
मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। आरुषि चिल्लाती रहती है, लेकिन रंजन दरवाजा बंद करके वहाँ से चला जाता है। आधी रात होते ही अलका उठती है। चलो, यही सही मौका है, मुझे अपनी अगली चाल चलनी होगी। अलका अपने कमरे से एक जहर की पुड़िया लेकर पानी के गिलास में खोलकर चोरी चुपके आरुषि के कमरे में रख देती है और मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह आरुषि को बहुत प्यास लगती है। कोई है? मुझे पानी दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। कोई पानी वानी नहीं मिलने वाला तुम्हें। तुमने क्या सोचा था कि मेरी भाभी को थप्पड़ मार के पानी पियोगी, आराम से रहोगी? हैं? प्यासी मरोगी तुम, प्यासी मरोगी। रंजन वहाँ से चला जाता है और आरुषि वहीं खड़ी तड़पती रहती है। तभी उसकी नजर पानी के गिलास पर पड़ी। अरे, यहाँ तो पानी पहले से रखा है। चलो, जल्दी से यही पानी पी लेती हूँ। आरुषि जैसे तैसे पानी पी लेती है और अचानक उसका गला घुटने लगा। क्या? मेरा गला क्यों घुट रहा है? आरुषि छटपटाती है और कुछ ही देर में वो अपनी आखिरी सांस लेती है। पानी में जहर मिला हुआ था। फिर शाम को जैसे ही रंजन कमरे में आया, आरुषि को उसने मरा हुआ पाया। अरे, ये क्या भाभी? अरे बाप रे बाप, देखो देखो देखो, ये क्या हो गया? लगता है इसने जहर खा लिया है। इसके शरीर और चेहरे पर नीला रंग दिख रहा है। देखो भाभी। कल्याणी, अलका और मनोज कमरे में भागते हुए आए। अरे, ये कैसे हो सकता है? मेरी बहू जहर कैसे खा सकती है? हे ईश्वर, ये क्या हो रहा है? नहीं, मेरी बहू जहर नहीं खा सकती। अरे माँ जी, मैंने आपको कहा था कि गरीब घर की लड़की को हमारे घर की बहू मत बनने दे। अब देखिए, इसने जहर खा लिया। पता नहीं गांव पंचायत में क्या फैसला होगा। लोग तो यही कहेंगे कि हमने इसे जहर दे दिया। अब हम कैसे बचेंगे? सब लोग राजा के पास जाकर शिकायत करेंगे। तभी एक पड़ोस की औरत घर के अंदर आ गई और ये दृश्य देखकर चिल्ला उठी। ये क्या? अरे कल्याणी बहन, तुम्हारी छोटी बहू ने जहर खा लिया? ये बात तो मुझे पूरे गांव में बतानी होगी। रुको ममता, रुको। लेकिन ममता नहीं रुकती और घर के बाहर चली जाती है। देखो, अब ये बात पूरे गांव में फैल गई है। अब हम लोग क्या करेंगे? सासू माँ, अब जो होगा गांव पंचायत के सामने होगा। अब हम क्या कर सकते हैं? कुछ ही देर में आरुषि की माँ नर्मदा और उसका छोटा भाई आलोक रोते हुए गांव आ गए। मेरी बेटी कहाँ है? उसे क्या हो गया? मुझे उससे मिलना है। वे आपकी बेटी ने जहर खा लिया। मुझे माफ कर दो नर्मदा बहन, मैं आपकी बेटी का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाई। नहीं, मेरी बेटी बहादुर है, वे कभी जहर नहीं खा सकती। जरूर तुम लोगों ने कुछ किया होगा। मेरी बेटी के साथ कुछ तो हुआ है। हाँ, मेरी बहन बहादुर थी, वो कभी भी जहर नहीं खा सकती। आप लोगों ने ही कुछ किया है मेरी बहन के साथ, और इसका फैसला अब पंचायत में होगा। मुझे मेरी बेटी का शव चाहिए। नर्मदा भागकर जाती है और आरुषि के पास जाकर उससे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं अलका मनोज का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले आती है। अरे क्या है? बाहर इतना बड़ा तमाशा चल रहा है और मुझे तुम कमरे के अंदर ले जा रही हो, क्या है ये? अब हम लोग फंस जाएंगे। देखो, उसने आत्महत्या कर ली। और वैसे भी मैं काल कोठरी में नहीं जाना चाहती। आप जानते हैं राजा कितने सख्त हैं। आप आलोक को साइड में लाकर उसे धन दे दीजिए, ताकि वो अपनी माँ को समझा बुझाकर यहाँ से लेकर चला जाए और हम लोग बच जाएं। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। मनोज बाहर आता है और आलोक को इशारा करता है। आलोक मनोज के पास आता है। अरे क्या हो गया? आप लोग मुझे यहाँ क्यों बुला रहे हैं? क्या बात है? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी ही देर में मनोज एक थैले में धन भरकर आलोक के पास रख देता है। ये लो, इससे तुम अपनी जिंदगी आराम से बिता सकते हो। जरा खोल के देखो तो सही। इतना सारा धन कभी नहीं देखा होगा तुमने, वो भी एक साथ। समझे? अब मेरी बात कान खोल के सुनो। अपने बहन की आत्महत्या की बात अब यहीं पे खत्म करो। इस मामले को ज्यादा बढ़ाओ मत। हाँ, बाप रे बाप, इतना सारा धन तो मैंने कभी नहीं देखा। सच में
ये तो बहुत पैसा है ना? तो फिर जाकर अपनी माँ को समझाओ और अब ये बात यहीं पे खत्म करो और अपनी बहन का अंतिम संस्कार करो। फालतू में मामला बढ़ाने से क्या मिलेगा? जो हाथ आया है कहीं वो भी ना चला जाए। हाँ, ठीक है, मैं तैयार हूँ। इतना धन के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है। आलोक वहाँ से अपनी माँ नर्मदा के पास आता है। अब तो इसका फैसला पंचायत में होगा। आलोक, उठाओ अपनी बहन को और चलो, पंचायत में इसका फैसला होगा। कुछ ही देर में पंचायत के लोग घर के अंदर आ जाते हैं। बताओ भाई, क्या मामला है? मुखिया जी, मेरी बेटी के ससुराल वालों ने, उसके जेठ ने, उसकी जेठानी ने और सास ने और उसके पति ने मिलकर मेरी बेटी की जान ले ली। मेरी बेटी इतनी कायर नहीं थी कि जहर खा सके। नहीं मुखिया जी, हम लोगों ने इसे जहर नहीं खिलाया। वो बहुत गुस्सैल थी। हम कुछ भी कहते तो उल्टा जवाब देती थी। इसी वजह से उसने जाकर जहर खा लिया। इसमें हमारी या हमारे देवर की कोई गलती नहीं है। आप लोग झूठ बोल रहे हैं। माँ, आप क्या बातें कर रही हैं? क्या आप भूल गयी कि हमारी दीदी बचपन से ही कितनी ज्यादा गुस्सैल थी? थोड़ी सी बात भी उनको बहुत बुरी लग जाती थी। वो हमसे लड़ती थी और मुझे तो इतना मारती थी कि क्या कहूँ। हमने उसे ससुराल में कई बार समझाया, हाँ, लेकिन उसने खुद ही जहर खा लिया। अब ये किसकी गलती है बताइए? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? आलोक, हमारी बेटी ने कभी कुछ गलत नहीं किया है और तू अपनी बहन का पक्ष लेने की बजाय इन लोगों का पक्ष ले रहा है। देखो माँ, ऐसा है, मैं तो सिर्फ सही का पक्ष ले रहा हूँ। इसमें गलती हमारी दीदी की ही है। वो बहुत गुस्सैल थी और किसी की बात नहीं मानती थी, इसीलिए उसने आत्महत्या की। इसमें मेरी दीदी की गलती है। वो बहुत अहंकारी थी बचपन से ही। जीजा या उनके ससुराल वालों की कोई गलती नहीं है। यदि बेटी मर जाए तो ससुराल वालों को फंसाया नहीं जाता। सही इंसान वो है जो सही को सही और गलत को गलत कहे, ये सोचे बिना कि कौन उसका अपना है और कौन उसका पराया। तो फिर ठीक है, बात साफ है। आपकी बिटिया का अंतिम संस्कार करो। उनके ससुराल वालों की इसमें कोई गलती है ही नहीं और पंचायत का फैसला यही है कि इस मामले को अब खत्म किया जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है। अरे, जब तुम्हारा बेटा ही तुम्हारा साथ नहीं दे रहा तो हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारा बेटा सच बोल रहा है, उसकी बात मानी जाएगी। हाँ माँ, चलो अब दीदी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। चलो। तू कैसा भाई है? पूरे गांव और समाज के सामने अपनी बहन की इज्जत को तुमने तार तार कर दिया। उसने तुम्हें कितने लाड प्यार से पाला था। क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा? भूल गए सब कुछ? फिर आलोक अपनी माँ की बात को अनसुना करते हुए आरुषि के शरीर को उठाता है और तालाब के किनारे उसका अंतिम संस्कार कर देता है। हाँ, चलो दीदी, माफ करना। मुझे ये झूठ बोलने के लिए इतना सारा धन मिला, इससे मेरी जिंदगी आराम से कट सकती है। मैं थक गया था दिन भर मेहनत करके। एक सिक्का कमाने में बहुत जी जान लगती थी। अब कम से कम कुछ दिन तो आसानी से गुजर जाएंगे। माफ करना दीदी, माफ करना। अरे, तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ। तुम्हें इंसाफ मिलना चाहिए। मैं तुम्हारा साथ दूंगी और उन लोगों को सजा दिलाऊंगी, क्योंकि तुम्हें न्याय मिलना ही चाहिए। मैं उस पल का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करूंगी जब उन लोगों को सजा मिलेगी और मेरी माँ को संतुष्टि मिलेगी। वो तो अब पागल सी हो गई है। चलो, मैं सुबह होते ही उन दोनों के पास जाऊंगी और उन्हें सजा दिलाऊंगी। फिर सुबह की पहली किरणें निकलते ही नव्या वहाँ से निकल जाती है और अलका के पास पहुँचती है। अरे, तुम कौन हो? आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं तुम्हारा सारा सच जानती हूँ। तुमने आरुषि के साथ क्या किया? अपना मुंह खोलो और सच कबूल करो, वरना तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अरे, तुम कौन हो जो मुझे धमकाने आ गई? मैं वो चीज हूँ जिसने आज तक हार नहीं मानी। कोई बात नहीं, अब मान जाओगी। वैसे तुमने आरुषि को जहर दे के मारा था ना? अलका एक पल के लिए सोचती है और हंसते हुए कहती है,
बहुत कुछ जानती है तू। तो तुझे एक बात बता दूं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी मनोज आता है। अरे अरे अरे, ये कोई पागल लड़की है क्या जो मेरे घर में घुस आई है? तभी तेज रोशनी फैलती है और नव्या के शरीर से आरुषि बाहर निकलती है, जिसे देखते ही अलका और मनोज दोनों थर-थर कांपने लगे। तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी और तुम्हें सजा दिलवाऊंगी। ये क्या? ये तो आरुषि की आत्मा है। ये कैसे हो गया? अरे अरे भगाओ ना इसको। आत्मा है वो, कोई तेल मांगने नहीं आई है पूरी तलने के लिए। अब तो हमें ही तेल में तलेगी, हमें मार के ही जाएगी वो। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। देखो देखो देखो, हम तैयार हैं सजा भुगतने के लिए, लेकिन मुझे मारो मत। मैं आपकी बात मानूंगा मैं। फिर आरुषि की आत्मा तेज रोशनी के साथ नव्या के शरीर में समा गई। अब बताओ, तुम लोग अपना गुनाह कब मानोगे? महाराज के सामने कब जाओगे? तभी कल्याणी और रंजन वहाँ पहुँचे। आओ भाई, तुम दोनों भी, और तुम चारों मेरे साथ राजमहल चलो, वरना देखना मैं क्या करती हूँ। चलो 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 रंजन, चलो राजमहल चलते हैं, चलो। अरे हम इस लड़की से क्यों डरें? हम क्यों जाएं राजमहल? ना 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 भैया, हम लोग नहीं जाएंगे राजमहल। चलो देवर जी, बाकी बातें हम वही करेंगे। चारों डरे सहमे राजमहल पहुँचे। अरे क्या हो गया, क्या बात है? आज तुम सब एक साथ क्यों आए हो? कोई दिक्कत है क्या? सब ठीक तो है ना? नव्या रोते हुए सारी बात बताती है, जिसे सुनते ही सभी के होश उड़ जाते हैं। क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने 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 आत्महत्या की थी। अलका, मैं सबको बताऊंगी। नहीं, अब सुनो देवर जी, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने पानी के गिलास में जहर डाला और वो जहर आरुषि ने पी लिया, बल्कि मैं ही उसे बहुत परेशान करती रही। आपको मीठी मीठी बातों में फंसाया और उसे मरने के लिए मजबूर किया। ऐसा नहीं था, वो आपको पसंद नहीं करती थी, वो तो आपको बहुत प्रेम करती थी। एक पत्नी का फर्ज दिल से निभाती थी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा ही था कि तुम लोगों ने ही कुछ मेरी छोटी बहू के साथ किया था, और देखो आज उसकी मौत की जिम्मेदारी तुम लोगों की है। इतनी बड़ी साजिश की तुम सब ने एक मासूम के साथ? मुझे तो ये साजिश सुन के भी शर्म आ रही है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सभी लड़की अपना घर छोड़कर ससुराल आती हैं, उसे अपना घर समझती हैं, और तुम लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म। तुम सब ने आरुषि के साथ बहुत गलत किया। माफ कर दीजिए महाराज, हम सबसे गलती हो गई। हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मनोज और अलका, तुम्हें आजीवन काल कोठरी की सजा दी जाती है। अब से तुम्हें न केवल अपने कुकर्मों का पछतावा रहेगा, बल्कि समाज के सामने उदाहरण बनोगे। राजा ने रंजन की तरफ देखा, जो इस समय ऐसे खड़ा था जैसे उसके पास अब खोने को कुछ ना हो। और रंजन, पति पत्नी का पवित्र रिश्ता होता है। तुम्हें अपनी पत्नी पर ध्यान देना चाहिए था, उसकी पीड़ा समझनी चाहिए थी, लेकिन तुमने अपनी भाभी का पक्ष ज्यादा लिया और अपनी पत्नी को छोड़ दिया। इसीलिए तुम्हें काल कोठरी में कैद किया जाता है, जहां ना धूप मिलेगी न आराम, और सिर्फ हर 2 दिन में एक बार खाना मिलेगा। रंजन ने उफ तक न की। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जिस भाभी को देवी समझा, उसी ने उसका घर उजाड़ दिया। राजा ने कल्याणी से कहा, और कल्याणी, तुम माँ हो? अरे तुम्हें अपने बच्चे और परिवार के दुख को समझना चाहिए था, लेकिन तुमने गुनाह होते हुए भी देखा और चुप रही। इसीलिए तुम्हें 10 वर्षों की सजा मिलती है। और ये संदेश सब सासों के लिए होगा कि यदि बेटे या बहू के साथ अन्याय हो तो आवाज
उठाना ही चाहिए। महाराज, मुझे ये सजा खुशी खुशी स्वीकार है। मैंने ये अपराध किया है और अब इसके लिए मैं पूरी तरह जिम्मेदार हूँ। हाँ, हमारे राज्य में इतना बड़ा अन्याय हुआ और हमें अभी तक पता भी नहीं चला। ये हमारी ही गलती का नतीजा है। लेकिन आज से मैं इतने कड़े कानून और नियम लागू करूंगा कि कोई भी अपनी बहू के साथ अन्याय करने से पहले 100 बार सोचेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आज एक पीड़ित आत्मा को न्याय और मुक्ति मिल गई। नव्या मुस्कुराते हुए राजमहल से बाहर निकली। तभी आरुषि की आत्मा नव्या के शरीर से धीरे धीरे बाहर निकल गई। मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मुझे न्याय दिला दिया। अब मैं शांति से इस दुनिया को छोड़ सकती हूँ। मेरी इच्छा पूरी हो गई। नव्या, बस मेरी माँ तक ये सच्चाई पहुँचा देना कि मुझे मुक्ति मिल गई, ताकि वो भी अब निश्चिंत होकर जीवन जी सके। मैं तुम्हारी माँ तक ये खबर जरूर पहुँचाऊंगी आरुषि। आरुषि की आत्मा धीरे धीरे उज्जवल प्रकाश के साथ वहाँ से गायब हो गई। नव्या थोड़ा आगे बढ़ी। उसने देखा कि नर्मदा पेड़ के नीचे टटोल टटोल कर चल रही है। नव्या आगे आती है और उनको सहारा देती है। माँ जी, क्या आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा? क्या बताऊं बिटिया, कुछ दिन पहले बेटी चली गई, तब से आँखों से इतने आंसू गिरते हैं कि आँखों की रोशनी खत्म हो गई। अब कुछ दिखाई नहीं देता। और अच्छा है ना उन लोगों की सूरत देख ना पाऊं जिन लोगों ने बेटी के साथ ये सब किया। अपने दुश्मनों को भी अपनी आँखों से देखना इतना आसान नहीं होता बेटी। तुम्हारी बेटी अब मुक्ति पा चुकी है और उसे न्याय मिल गया है। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? तुम मेरी बेटी को कैसे जानती हो? नव्या धीरे धीरे नर्मदा को सब कुछ विस्तार से समझाती है। सच में मेरी बेटी अब मुक्ति पा चुकी है। मैं बहुत खुश हूँ बेटी। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन तुमने न्याय किया। ईश्वर तुम्हारा भला करे बेटी। नर्मदा धीरे धीरे रोते हुए वहाँ से चली जाती है। नव्या मुस्कुराती है, हल्की सी शांति की सांस लेती है। एक अजीब सा सुकून उसकी रूह में उतर चुका था।